नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मंगलवार का दिन आरजेडी के लिए अच्छा नहीं रहा। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पहले 5 एमएलसी ने जेडीयू का दामन थाम लिया और फिर वरिष्ठ नेता रघुवंश बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब तो राबड़ी देवी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा से पहले विधान परिषद की लड़ाई में ही आरजेडी औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। पार्टी बिखर रही है। एक दिन पहले ताल ठोककर पार्टी में नेताओं को जोड़ने का दावा 24 घंटे बाद ही हवा हवाई होता दिखा, जब आरजेडी के 5 एमएलसी ने एक साथ लालटेन छोड़ तीर यानी जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू में शामिल होने वाले 5 आरजेडी के एमएलसी पहुंच गए नीतीश कुमार से मुलाकात करने। तो ये तस्वीर हम आपको एक एनएमआर की दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पे बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, जब उसके 5 एमएलसी ने आरजेडी के दामन छोड़कर जेडीयू के दामन थाम लिया। जी, सीएम आवास पर हलचल की ये तस्वीर सियासी आंधी से पहले के सन्नाटे को बयां कर रही है। आरजेडी को बाय बाय करने वाले लालू की पार्टी के 5 सिपहसालारों में संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम हैं, जो जेडीयू में शामिल हुए। बिहार विधान परिषद में आरजेडी के 8 एमएलसी थे, लेकिन अब संख्या 3 रह गई है। वैसे पार्टी को अलविदा करने वाले 5 नेता लालू के करीबी थे, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व से खुश नहीं थे। तभी तो इकट्ठे होकर सभी पहुंच गए नीतीश के बेहद खास ललन सिंह के आवास पर। खिचड़ी तो पहले पक ही रही थी, बस सियासत के चूल्हे की लौ बढ़ानी थी। फिर क्या था? विधान परिषद चुनाव से पहले ही मुख्य विपक्षी दल में दरार पड़ गई। आरोप पार्टी को तोड़ने का लगा तो जवाब स्वैग से स्वागत वाला मिला। अच्छा है ले गए 5 लोगों को, लेकिन युद्ध है 12.5-13 करोड़ जनता के बीच में। नीतीश चलो वहाँ, इस नाटक से, इस लालच से, ये जुए का खेल नहीं है। ये तुम्हारे धन और दौलत यहाँ काम कर जाएगा। जनता तलाश रही है इनको दंडित करने के लिए। तोड़ नहीं लिया, आप तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं। तोड़ थोड़ी लिया। उन लोगों ने आने की जनता दल यू में इच्छा व्यक्त की। हम लोगों ने जनता दल यू परिवार में 2/3 बहुमत उनकी थी, संख्या उनकी थी। हम लोगों ने उनका जनता दल यू परिवार में स्वागत किया। आरजेडी को झटका केवल 5 एमएलसी ने ही नहीं दिया। लालू के कमांडर रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने विरोधी रामा सिंह को तेजस्वी पार्टी से जोड़ने की तैयारियों में हैं, तो समझना मुश्किल नहीं कि रघुवंश बाबू की शिकायत क्यों और किससे है। वैसे पार्टी नेताओं के साथ छोड़ने के बाद राबड़ी आवास पर हलचल भी तेज हो गई। अब तो खतरा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी है, क्योंकि नेता विरोधी दल होने के लिए विधान परिषद के 10% सदस्य होने जरूरी हैं। और 8 में से 5 एमएलसी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के पास वो पर्याप्त संख्या नहीं है। कार्रवाई होगी इस पर आप लोग विचार करेंगे, फिर आगे रहेगा या नहीं ये पद आरजेडी के पास? अब तो रहने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया के तहत जो होगा उसको हम लोग करेंगे। तो सवाल आरजेडी की हैसियत पर भी उठने लगे हैं और पार्टी में टूट के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर पार्टी नेताओं को भरोसा नहीं रहा? 5 एमएलसी के इस्तीफे से आरजेडी पर अब दबाव बढ़ना तय है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को झटका लगा और लालू की गैर मौजूदगी पार्टी को खल रही है, ऐसा दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझ लेते हैं। दरअसल 5 एमएलसी का इस्तीफा आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इस झटके के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। चुनाव से पहले आरजेडी के लिए यह बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी में एक बड़े टूट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अब 5 एमएलसी की पार्टी छोड़ने के बाद से विधान परिषद में राबड़ी को बतौर विपक्ष के नेता की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं है। वहीं रघुवंश प्रसाद की नाराजगी भी तेजस्वी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लालू की गैर मौजूदगी में पार्टी को यह बात खल रही है कि अगर लालू रहते तो शायद यह सब कुछ
नहीं होता। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी के 5 एमएलसी के जेडीयू ज्वाइन करने पर शुभकामना तो दी ही, तंज कसते हुए मुख्यमंत्री पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी विधायकों के साथ राजभवन मार्च करने के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को नकारते हुए उन्हें अभिभावक बताया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष दलित विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। एमएलसी जो यहाँ से वहाँ गए हैं, उनके भविष्य को लेकर के हमारी शुभकामनाएं हैं। और नीतीश कुमार जी ने कंस्ट्रक्टिव काम किया, तो जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार जी ने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही राजनीति की है। पहले तो जनादेश का अपमान किया, अब जो है साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाना चाहते हैं। अरे भैया, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो 15 साल जवाब देना पड़ेगा। और उधर जनता दल यूनाइटेड ने परिषद के लिए अपने 3 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी से जिन 3 लोगों को विधान परिषद भेज रहे हैं, उनमें पूर्व विधान पार्षद गुलाम गौस के अलावे मोतिहारी से आने वाले जेडीयू के नेता भीष्म सहनी और साथ ही कुमुद वर्मा का नाम शामिल है। ये तीनों विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे। गुलाम गौस से आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे। आपको बता दें, इनको नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विधान परिषद भेजने का फैसला किया है, जबकि कुमुद वर्मा जहानाबाद से आती हैं, जबकि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी राज्यपाल कोटे से विधान परिषद जाएंगे। हमको मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से दल के लिए और राजहित में काम करूंगा। मुस्लिम सियासत पे कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू पे बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने से मुस्लिम उनसे नाराज हैं और आरजेडी बार बार क्लेम करती है। गुलाम गौस पुराने अनुभवी नेता है, मुस्लिम बिरादरी में अच्छी पहुंच भी रखते हैं, तो कितना अंतर पड़ेगा? मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा अभी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश के पैमाने पर अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उनके विकास के लिए शायद हमको लगता है किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया गया है। अब आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है? पार्टी के लिए उनके आदेश के तहत हम निष्ठापूर्वक हम कार्यकर्ता सब काम करते हैं और बिहार के हित में, बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। इसके लिए हम खून पसीना जो बहाना होगा हम बहाएंगे और पुनः नीतीश कुमार को बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। और चलिए इस खबर को हम समझ लेते हैं। दरअसल जेडीयू ने 3 नाम तय कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल जेडीयू ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तरजीह दी है और यह बताने की कोशिश की है कि दूसरे पार्टी से आने वालों का स्वागत है। गुलाम गौस को फिर से एमएलसी बनाकर मुस्लिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की है। कुमुद वर्मा के जरिए महिलाओं को भी आगे किया है, महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है और वहीं कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आए अशोक चौधरी को भी जगह दी है, यानी कि सबको एक तरीके से खुश करने की कोशिश की है। तो बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए अगले 6 जुलाई को चुनाव तय है। संख्या बल और राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के कोटे में विधान परिषद चुनाव में 1 सीट आनी है। पार्टी के अंदर इस 1 सीट पर दावेदारी की बात की जाए तो स्थिति 1 अनार 100 बीमार वाली है। बिहार विधान परिषद के लिए अगले 6 जुलाई को 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आ रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं की 3200 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कुल मिलाकर हालात 1 अनार 100 बीमार वाली बन गई है। जहां तक पार्टी प्रत्याशियों की बात है तो पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनावी राजनीति से किनारा कर पिछले दरवाजे से ही सदन में प्रवेश करना अच्छा मान रहे हैं, तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश करना चाहते हैं। पार्टी का असेसमेंट चल रहा है, बहुत से लोग हैं
और पार्टी को देखना है जो समीकरण है, जो हालात है। मुझे लगता है कि सदन में जो है कि हमारे यहाँ जो है दलित का रिप्रेजेंटेशन है, फॉरवर्ड में ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन है, तो माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ये निर्णय तमाम पार्टियों को लेना है और पार्टी जो है कि सही निर्णय लेगी, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तमाम दावेदार काहे हो गए हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो लीडरशिप में होती है चुनाव, जिसका अभी और खास के बिहार है अभी, तो बिहार राजनीति में क्या प्रभावित करेगा क्या नहीं करेगा, बहुत कंसिडरेशन है, एक दो कंसिडरेशन नहीं। तो लोग अपने उत्साह में उम्मीदवार बन जाते हैं, लेकिन हालाकमान हमारा विश्वास है। जाहिर सी बात है, हजारों की संख्या में आए आवेदनों में से किसी एक को प्रत्याशी के तौर पर चुनना कांग्रेस आलाकमान के लिए भी इतना आसान नहीं है। वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षा को पार्टी अध्यक्ष मदन मोहन झा बुरा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि केवल कांग्रेस में ही नहीं, सभी पार्टियों में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। ये तो बराबर से होते रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आप बता सकते हैं ये 2 सीटें 2 ही का दावेदार है, ऐसा नहीं होता है। दावेदार सभी का हक है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरे ही दल में नहीं, सबों दल की यही स्थिति होगी, तो उसमें जो उनके आला कमान, मेरे आला कमान जो निर्णय लेंगे उसको सब मानते हैं। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चाहे जो कहे, लेकिन किसी एक को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर सामने लाना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। चुनावी साल में कार्यकर्ताओं और नेताओं की महत्वाकांक्षा को शांत रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के लिए आज राहत की खबर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के एप्लेक्स बांध मरम्मत को लेकर भारत और नेपाल के बीच सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच अधिकारियों की बातचीत में सुलह का रास्ता निकल गया है। हालांकि नेपाल ने बांध की मरम्मत की मंजूरी तो दे ही दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। गंडक बराज के पास उफनती ये धारा बिहार के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल की अड़ंगाबाजी की वजह से बांधों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि भारत और नेपाल के अधिकारियों की सकारात्मक बातचीत के बाद एप्लेक्स बांध की मरम्मत को लेकर सहमति बन चुकी है। जो बांध का दायां तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि बांध को बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को वहाँ आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइटिंग उनका चल रहा है और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। दरअसल नेपाल ने बांधों की मरम्मत का काम शुरू करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। मसलन मजदूरों और इंजीनियरों को जांच रिपोर्ट दिखाना होगा, कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पेश करना होगा। जल संसाधन विभाग सिर्फ बांधों की मरम्मत कर सकेगा। दरअसल गंडक बराज के 36 गेट हैं, जिनमें से 18 नेपाल के हिस्से आते हैं। नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें फाटक तक बने बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के स्कूल और भवन पानी से घिर चुके हैं। दर्जन भर गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। गंडक का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और गंडक का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो मंगुरा है, जगरी टोला है, मकसूदपुर खाप है, कमल चौधरी का टोला है, ऐसे करीब 10 ऐसे गांव हैं जिन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आप देखेंगे कि लोग किस परेशानी से अपने गांव से आ जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो दूध और कुछ सामान लेकर के, ज़रूरी सामान लेकर के वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और उनकी तरफ कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इधर सुपौल में कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ते ही तटबंध के भीतरी भागों में कोसी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
बांध के आसपास बसे लोगों की मुश्किलें जलस्तर के साथ बढ़ने लगी हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तटबंध के भीतर तबाही भी शुरू हो गई है। कई ऐसे गांव हैं जहां जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थिति यह कि हम देख सकते हैं आप कोसी का वेग किस तरीके से है। जब अभी जलस्तर कम है तो इसका वेग इतना है कि जिससे लग सकता है कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। तो इधर नेपाल ने भी कोसी के काम पर रोक लगा दिया है, जिससे समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है। हालांकि विभाग जो है जिस तरीके से यहाँ पर बोरों का ढेर लगाकर पूरी तैयारी कर रहा है ताकि इस बार कोसी से किसी प्रकार की हानि ना हो और जान माल की क्षति ना हो। लेकिन हालांकि पिछले साल भी देखा गया था कि कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तटबंध के भीतरी भागों में बड़ी तबाही हुई थी और लोगों को खानाबदोश की जिंदगी जीना पड़ा था। आफत की बाढ़ के बीच राहत वाली खबर यही है कि फिलहाल नेपाल की अड़ंगाबाजी खत्म हो चुकी है, लेकिन कोसी के सीमावर्ती और दियारा के लोग सैलाब के खतरे से सहमे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, गोपालगंज से मुकेश कुमार और सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। चलिए अब जान लेते हैं कि भारत और नेपाल के बीच विवाद की दरअसल वजह क्या है और दोनों देशों के बीच तल्खी के बाद अब तक क्या कुछ हुआ। इस वक्त भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में तल्खी है। आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे मामले सामने आए और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिली। भारत और नेपाल में सीमा विवाद तनाव की वजह है। नेपाल ने चंपारण के 500 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ। 12 जून को नेपाल की ओर से पहली बार फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी। फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, वहीं एक को बंधक भी बनाया गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। नेपाल ने बांध की मरम्मत का काम रोक दिया था। रिपेयरिंग वर्क की अनुमति नहीं दे रहा था नेपाल, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा था। गंडक बराज के 36 में से 18 फाटक नेपाल के हिस्से में हैं और भारत उस पे मरम्मत का काम करना चाह रहा था। भारत के अधिकारी लगातार नेपाल से संपर्क कर रहे थे कि वो इसकी इजाजत दे और शर्तों के साथ अब नेपाल ने इजाजत दी है कि भारत उन फाटक को काम में ला सकता है, उन फाटक की मरम्मती कर सकता है। इधर बिहार में बाढ़ के हालात और कटाव की स्थिति पर सीएम नीतीश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम ने कोसी, गंडक, कमला और अन्य नदियों से कटाव रोकने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए अधिकारियों को सारी तैयारी पहले से ही रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने समीक्षा बैठक में तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए हैं। वहीं ललबकिया, कमला और गंडक बराज पर अधिकारियों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। कमला बलान के तटबंधों को मजबूत करने के लिए बिहार में पहली बार स्टील सीट पाइलिंग की जा रही है। गलवान घाटी में शहीद हुए वैशाली के लाल जय किशोर सिंह पर उनके छोटे भाई और गांव के युवाओं को फख्र है। शहीद जय किशोर सिंह की शहादत का बदला लेने के लिए सभी सेना में शामिल होना चाहते हैं। शहीद जय किशोर सिंह की मां भी बड़े ही गर्व से कहती हैं कि मेरा छोटा बेटा भी अगर देश के लिए काम आए तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तस्वीरों में दिख रहे ये युवा वैशाली के शहीद जय किशोर सिंह के गांव चकफतह के हैं। देश के लिए शहीद जय किशोर सिंह की शहादत पर इनको फख्र है और ये भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जिसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने वालों में शहीद के भाई शिवम कुमार भी शामिल हैं। इनकी इच्छा है सेना में भर्ती होकर भाई की शहादत का बदला लें। अपना भाई का बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए कहाँ जाना चाहते हो? दानापुर सेंटर भर्ती होने के। जय किशोर सिंह 16 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना से लोहा लेते शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को अभी कुछ दिन ही बीते हैं, लेकिन वीर शहीद की मां चाहती है कि उनका छोटा बेटा भी सेना में जाए और देश के काम आए। शहीद जय किशोर सिंह के अलावा उनका एक और बेटा नंद किशोर सिंह पहले से ही सेना में है। हाँ भेजेंगे, दोनों बेटा जाएगा। शिवम जाएगा पहले, पाछे जाएगा ये
सेना में? कौशल, हाँ, दोनों बेटा मेरा सेना में जाना जरूरी है एकदम। जुनून सवार हो गया है जो हमको जल्द से जल्द 3 से 4 महीना के अंदर में हम फौज ज्वाइनिंग करेंगे और अपने भाई का जो है मौका मिले तो हम बदला लेंगे शहादत का। युवाओं की देशभक्ति और देश के लिए मर मिटने के इसी जज्बे को देखते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा में लिखा था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।